नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू की एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें हर वीडियो के अंदर होते हैं किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। आज की हमारा जो क्लास है या टेस्ट कहूँ, ईवीएस पेडागोजी का सेकेंड टेस्ट है। टोटल ईवीएस पेडागोजी को हम 4 टेस्ट के अंदर कवर कर लेंगे। एक टेस्ट कल हो चुका है, एनसीएफ पे 2 टेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि आप देख पाएंगे एनसीएफ की वेटेज ईवीएस पेडागोजी में बहुत ज़्यादा है। 210 क्वेश्चन टोटल ईवीएस पेडागोजी के अब तक पूछे गए हैं, उसमें से 130 केवल एनसीएफ से हैं। तो इसको हम एनसीएफ को 2 क्लास में कवर करेंगे, यानी आज हमारा एनसीएफ कवर हो जाएगा। फिर अगली 2 क्लासेस के अंदर सीडीपी, एडगारडेल, स्किल और मेथड्स, इनको कवर कर लेंगे। यही 5 टॉपिक है जिनसे ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा लें। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 8076392717, जहाँ पे हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली आपके पास में स्ट्रेटेजी बताते हैं किस तरह से आप सीटेट के एग्ज़ाम को जल्दी क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे 10 पेजेस के ईवीएस के नोट्स हैं, जो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। 10 पेजेस के हैं, जिसमें से 13 से 14 नंबर का हर साल आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको 15 डेज मैंने क्रैश कोर्स करवा रखा है, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले मैंने कोर्स भी पूरा करवाया हुआ, 15 डेज क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर ईवीएस पेडागोजी को 3 घंटे में मैंने पूरा करवा रखा था। मैथ्स पेडागोजी को 3 घंटे में, ऐसे ही जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है उनका मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवाने में मैंने 7 घंटे का बेसिक कोर्स करवा रखा है, जिससे उनका सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं प्रीवियस ईयर के विद ट्रिक्स। इसी तरह से आपका सीडीपी का मैंने 5 घंटे का कोर्स करवा रखा है, तो उसके भी वीडियो उनका जो वीडियो कोर्स है उसका भी लिंक आपको हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन है जो मैंने कल आंसर इसका गलत बता दिया था। रीज़न क्या था? क्योंकि मैंने इसका जो ये पहला वाला पोर्शन था ये पढ़ा नहीं था। ठीक है, मैंने इसका आंसर बताया था बी और सी। एक्सप्लेन मैंने सही किया था। एक्सप्लेन मैंने यही किया था कि भैया परिभाषाएं और व्याख्याएं हमें नहीं सिखानी चाहिए। ठीक है, हमें डेफिनेशन और जो आपकी सारा डिस्क्रिप्शन है ये नहीं सिखाना चाहिए, इसको अवॉइड करेंगे। और एक्चुअली मैंने इसको पढ़ लिया कि परिभाषा और व्याख्याएं हम सिखाएंगे, किताब में होनी चाहिए ये चीज़ें। एक्चुअली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, तो तीसरा इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। कह रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग कंटेंट मेथड ऑफ, मतलब ईवीएस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी साइंस होती है, आपको पता होना चाहिए, सोशल साइंसेज होती है वो पता होना चाहिए आपको, और एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है। 3 चीज़ें होती है हमारी। ईवीएस जो बनी होती है वो साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन से मिलकर बनी है, तो यही हमारा आंसर है। तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त है, देखो सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा? जिसके अंदर आप नंबर देते होंगे, जिसके अंदर आप उनके कंपटीशन के बारे में बात करते होंगे, या जिसके अंदर आप उनको कोई स्टार वगैरह, गुड वगैरह, ये सारी चीज़ें देते होंगे। ठीक है, तो वो हमारा सबसे कम उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आता है उनका। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हमारा जो बाह्य अभिप्रेरणा है वो उनसे प्रबल होती है, और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें आंतरिक अभिप्रेरणा प्रबल करनी है बच्चों की। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे कम। तो यहाँ आप ऑप्शन सेकंड के अंदर देखेंगे, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें जो रीइंफोर्समेंट होना है वो नहीं देना है। रीइंफोर्समेंट के लिए कभी हम असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना है। कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल पेडागोजी यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में इसके सिवाय, मतलब एक चीज़ अच्छी होगी, समझ रहे हो, मतलब 3 चीज़ें अच्छी होंगी और एक चीज़ बुरी होगी, सभी वांछनीय अभ्यास हैं, आर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस। तो एक चीज़ जो बुरी है वो निकालनी है आपको। ठीक है, कह रहे हैं कि बच्चे की अस्मिता का पोषण करना, बिल्कुल सही बात है। नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको नर्चर करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, बिल्कुल गलत चीज़ है। वास्तविक ज्ञान है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि पाठ्य पुस्तक। समझ लेना ना इस चीज़ को, तो ये गलत है। ये सेकंड वाला इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के बाद जाने के प्रयोग के देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। मतलब 7-8 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर दिया है कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक बच्चे ने कहा पानी गुम हो गया, एक बच्चे ने कहा कटोरे ने पानी को सोख लिया, एक बच्चे ने कहा आग ने पानी को पी लिया, एक बच्चे ने कहा भगवान ने पानी पी लिया। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो इस बच्चे ने कहा है, जो ये बात कही है, इसमें उसके किस तरह के विचार का आपको पता चलता है। अब देखना ये 3 क्वेश्चन होंगे हमारे 63, 64, 65। तो एक क्वेश्चन है, इसी चीज़ को ध्यान रखना कि बच्चे ने जो ये जवाब दिए हैं इन्हीं को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आगे। तो ये कह रहा है कि ये उत्तर उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। देखो, जब भी बच्चा इस तरह की चीज़ें आपसे पूछता है ना, या खासकर साइंस के अंदर जब बच्चा अपनी बातें रखता है या किसी भी उसके अंदर उसके जो अपने विचार होते हैं, ये उसने कहीं से कॉपी तो नहीं किए ना, उसके अपने विचार हैं, तो ये चीज़ अच्छी होती है तो वो तर्क संगत नहीं है, गलत है, अवलोकन नहीं कर पाते, अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, तो ये उसकी कमियां नहीं है ना। वो अपनी बात कह रहा है ना, हो सकता है उसके दिमाग में कुछ अलग विचार आ रहे हैं, तो वो अलग है, उसके विचार हमसे अलग हैं, गलत नहीं है। समझ लेना इस चीज को। हमसे मतलब बुरे विचार नहीं है उसके, वो कोई गलती नहीं कर रहा है, समझ में आया। वो बस अलग सोच रहा है, बच्चे अलग सोचते हैं वयस्कों से। ठीक है, वो कुछ गलत या क्वांटिटेटिवली टाइप से कुछ सही और गलत नहीं होती कोई चीज। ठीक है, तो कह रहे हैं वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार है या विकल्पी मतलब अलग है, उनके अल्टरनेटिव आइडियाज है उनके, समझ रहे हो। चिल्ड्रन हैव अल्टरनेटिव आइडियाज, तो ये हमारा आंसर है, चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, अब ये पिछले ही क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें ये पूछा हुआ है कि अब बताओ कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, वो क्या करेगा। ठीक है, वो देखो जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वाष्पीकरण की परिभाषा देगा, याद करने के लिए कहेगा। ये चीजें गलत है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करेगा, सही बात है। डिस्कशन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इस चीज को, डिस्कशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रश्न एक कौन सा नमूना हो सकता है। विविध सोच कौन सी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या थी, जिसके अंदर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहे थे, समझ में आया। बच्चे ये सोच ही क्रिएटिविटी के लिए अच्छी थी, समझ रहे हो, क्रिएटिविटी के लिए जरूरी थी। तो अब इनमें से ये देखो उसकी क्रिएटिविटी कौन से क्वेश्चन के अंदर ज्यादा बढ़ेगी। तो कह रहे हैं यानी कि क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, है ना। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। अब इसके अंदर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी से आंसर देगा कि क्या होता अगर मतलब वो खुद सोचेगा, खुद इमेजिन करेगा, समझ रहे हो, इमेजिन करेगा तो उससे क्रिएटिविटी उसकी बढ़ेगी। तो इसका आंसर पहला है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बाकी भी देख लेना, बाकी 5 लाभ बताएं, आरेख बनाएं, नामित कीजिए, लेबल करें वाटर साइकिल को। तो इसमें उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही, वो चीजें कर तो खुद रहा है लेकिन वो रटी रटाई चीजें कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हो तो आप निम्नलिखित विचार में से किसका ध्यान रखेंगे। कोई डिजाइन कर रहे हो आप, कोई एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हो बच्चों के लिए, तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे। पहली बात तो ध्यान रखोगे वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। चाइल्ड सेंटर्ड कौन सी होती है, जिसके अंदर बच्चे खुद करेंगे और कोई भेदभाव नहीं होगा, हर बच्चे की वैल्यू होगी। ये सारी चीजें होती है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड में, जब बच्चे को ध्यान में रख के चीजें होती है। तो पहले कह रहा है बच्चे की रुचि को ध्यान देंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की रुचि, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड कर रहे हैं। कह रहे हैं लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल सही बात है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म, जाति या फिर किसी एक लिंग के लिए हो, ठीक है, वो सभी को रुचिकर लगे, वो चीजें करेंगे। मतलब उनकी एज के हिसाब से भी हम देख सकते हैं ये, तो वो होगा। ठीक है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। अब मूल्यवान एक्सपेंसिव सामग्री लगी हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, और इनफैक्ट ये चीज तो गलत होती है किसी भी एक्टिविटी के लिए जो ज्यादा महंगी पड़ेगी बच्चों के लिए, तो गलत है। तीसरी गलत है, सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। फिर वही वाली बात आ गई है। तो ए, बी और डी जहां पे होगा वो आंसर है हमारा, पहला उत्तर है इसका, ए, बी, डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कक्षा 3 में एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों और पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा।
जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला, इनके वो पत्ते लेकर आए और उनको कहा कि इनको वर्गीकृत करो। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों ने अपनी पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। जैसा ये कह रहे हैं कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं से गुण रहित पत्तियां। ठीक है, जबकि कुछ ने क्या किया, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां कर दी। समझ रहे हो, दो हमारे पास ग्रुप थे। एक ग्रुप ने तो क्या कहा कि सर हम इसको हम बांट लेंगे इस चीज़ को, और ऐसे बांटेंगे कि एक तो दवाओं के लिए यूजफुल है, एक नहीं है। जबकि दूसरे वाले ने कहा कि भाई मैं तो इसको इस वजह से, इस हिसाब से बांट लूंगा, एक छोटी है एक बड़ी है। समझ में आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। तो अब आप ये बताओ कि जो समूह ए था, जिसने गुण के हिसाब से किया उसके कि दवाई बनती है या नहीं बनती है, और इसने बड़ी छोटी के हिसाब से किया, तो क्या ये बच्चे गलत थे क्या? ये बी वाले गलत नहीं थे। बच्चे कभी गलत नहीं होते, ये दोनों बच्चे अलग हैं। समझ रहे हो, ये अलग है, ये ए बच्चा और बी बच्चे से अलग होता है, गलत नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, जब ये बी इससे अलग है ना, तो इससे हो क्या रहा है समझना इस चीज को। जो हमारा टीचर है उसने इसको गलत कर दिया, तो इसका मतलब यहां किसकी गलती है? यहाँ टीचर की गलती है। टीचर गलत तरह से देख रहा है चीजों को। तो कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंब करता है, कि इनमें से टीचर की क्या सोच हो सकती है। ठीक है, टीचर की सोच बेकार ही होगी, कुछ भी हो, जो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की होती है, जो रटवाते हैं बस। सॉरी अगर आप में से कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर है, लेकिन मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि अगर वो मानते ही नहीं इस चीज़ को, कि अगर उनके हिसाब से 6 दिख रहा है और किसी ने कह दिया नहीं भैया ये 9 है, वो दूसरी तरफ खड़ा है, तो उनको लगेगा नहीं जो हम बता रहे हैं वही सही है। वो इनफैक्ट मैथ में भी कहते हैं हमारे ही तरह से अगर आंसर निकालोगे तो ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेकर आते हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए। ये बात एक्चुअली ठीक है, लेकिन क्या टीचर ये बात सोच रहा है क्या? टीचर तो ऐसा नहीं सोच रहा है। ठीक है, उसने तो मना कर दिया, उसने तो उनकी सराहना नहीं करी, उसने तो कह दिया कि बी गलत है। कह रहे हैं अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चों के वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत से तरीके तो नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से करो, बस जो दवाई वो वाला एग्जाम्पल देंगे वो सही है, बाकी गलत है। वर्गीकरण का एक बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है, और उसका एक ही सही उत्तर हो सकता है। टीचर यही सोच रहा है, और ये बहुत गलत सोच होती है कि एक ही उत्तर होगा, एक ही तरह से हो सकता है वर्गीकरण। नहीं भैया, अलग अलग तरह से हो सकता है। आया समझ में? तो इसका आंसर है तीसरा, टीचर की सोच यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्योरली एनसीएफ बेस्ड है। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 विषयों उप विषयों में चतुर्दिक निर्मित किया गया है। में पौधे और पशु को जानबूझ कर परिवार और मित्र उप विषय में अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बताऊंगा ये उप विषय जो थीम्स है, थीम की बात है। 6 हमारी थीम है, 6 थीम है हमारी, समझ में आ गया। अब उसके अंदर 6 थीम है और 4 सब थीम है, तो हमारी जो एक थीम है ना उसके 4 अलग अलग पार्ट करे हैं इन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि अब जो हमारा परिवार और मित्र है ना, उसके अंदर इन्होंने पौधे और पशुओं को रखा है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 3 कारण तो होंगे कि ये क्यों किया गया है ऐसा, बाकी एक कारण ऐसा होगा जो ऐसा इसको गलत बताएगा। समझ में आया? तो पहले तो आप ये समझो कि कौन सी है। तो देखो भैया, जो मैंने कल भी बताई थी, ये 6 हमारी थीम है, आ गया समझ में, जिसके ऊपर हमारा जो पूरा का पूरा ईवीएस है 3, 4, 5 का वो टिका हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये बाकी जो ये 4 है ना, ये हमारी सब थीम है। तो आप देखेंगे कि हमारी एक थीम है परिवार और दोस्त। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने रिलेशनशिप्स रखे हैं, काम और खेल रखा है, जानवर और पौधे। तो जानवर और पौधे को भी हमने इसके अंदर रखा है, जबकि हम जैसे फूड को, शेल्टर को हमने अलग रखा है, भोजन को, आवास को हमने अलग रखा है। तो हम जानवर और पौधे को भी अलग रख सकते थे, लेकिन हमने परिवार और दोस्तों में रखा है। क्यों रखा है? तो देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये हो सकता है कि जो हमारे जो हम हैं, जो हम ये मानते हैं कि जो जानवर है और पौधे हैं वो भी हमारे मित्र हैं। ठीक है,
हमारा ये मानना है, हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं कि हम उनकी केयर करें, उनको जैसे अगर आपके यहाँ पे कोई पौधा है तो उसको टाइम पे पानी दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाओ, उनको काटो नहीं। तो ये सारी सारी चीज़ें हम सिखाना चाह रहे हैं कि परिवार और दोस्त के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है, चलते हैं। पहला कह रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। बिल्कुल सही बात है, पशु और पौधों का स्थान निर्धारित करने में, ठीक है, कि वो भी हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा लाइफ में बहुत बढ़िया स्थान है, उनका बहुत अच्छे लेवल पे वो हमारी हेल्प करते हैं हर जगह। समझ में आया? एक इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, यह भी सही बात है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं और पौधों के घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। सब समझो इस चीज को, मतलब दिखा रहे हैं हम ये वाली चीजें कि हमारे मित्र हैं वो, क्यों? क्योंकि वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, कि हमारी जो आजीविका है, आजीविका यानी कि जो हमारी लिविंग है, हम जो खा पी रहे हैं वो हम उन्हीं की वजह से खा पी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहे विद्यार्थी को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम करना। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से हमको करना होता तो हम पौधों और पशुओं को अलग रखते, ना कि अपनी दोस्तों के साथ रखते, मतलब कि परिवार और मित्र के अंतर्गत करते। तो ये गलत है। आगे चौथा गलत है, इनफैक्ट हम साइंस को अलग विषय के रूप में तो पढ़ाते ही नहीं है 5वीं तक। तो चौथा आंसर है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तकनीकी और औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बच्चे के प्रतिदिन भाषा के से संबंध होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, डेली लाइफ से रिलेटेड हो। बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। शिक्षक शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, मतलब 3 चीजें सही होंगी और एक चीज नहीं होगी, जो नहीं होगी वो हमें ढूंढनी है। कह रही कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना नहीं। हम कभी भी कोई काम देते हैं तो हम इसलिए नहीं देते कि हमें रैंकिंग करनी है बच्चों की, पहला दूसरा तीसरा, गलत है ये चीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बाकी 3 देखोगे, बाकी 3 सही हैं। सृजनात्मकता भी हमें देखनी है, ठीक है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि बच्चे रिसाइकल रीयूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी हमारे लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के में शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा हो सकता है? मतलब 3 सही है, एक गलत है। जो गलत है वो हमें निकालना है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात करते हैं और बहस करने से अधिक सीखते हैं। अब जो ये बहस है, बहस का मतलब ये इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो डिस्कशन है, डिस्कशन से बच्चे अच्छा सीखते हैं, सही बात है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में, अच्छा अंक जहां आ गया, अंक हमारे लिए गलत चीज है, तो सेकंड हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है भाई। हमारा कम्युनिटी क्या होती है? हमारी रियल लाइफ में होती है। तो कह रहे हैं बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके पास समय है, मतलब अगर भाई उनके पास ज़्यादा समय है तो इसलिए बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ जाओ, नहीं। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, सही बात है। समझ में आया? अब देखो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी की हम हेल्प कैसे लेते हैं। ऐसे एनसीएफ में कहा गया है कि कम्युनिटी को हमें एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए। क्यों कहा गया है? हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी होती है ना, जैसे मान लो आपको ईवीएस के अंदर कुम्हार का पढ़ाना है चैप्टर, या घड़ा बनाने का चैप्टर पढ़ाना है, तो आप क्यों पढ़ाओ? आपकी कम्युनिटी में कोई कुम्हार है, उसको बुला लो ना, वो उनको अच्छे से रियल लाइफ सिचुएशन बढ़ा पाएगा। या एक टीचर मटके बनाने के बारे में अच्छा बता पाएगा बच्चों को। सोच के देखो, ठीक है। जो जो चीजें आती हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, जो रियलिटी है, रियल सेटिंग के अंदर बच्चों को, या फिर आपको मान लो बिस्कुट बनाना है, ठीक है, तो आप वहां लेकर जाओ ना, बिस्कुट की फैक्ट्री में लेकर जाओ उनको, समझ रहे हो? तो वो हमारी कम्युनिटी का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है।
यदि यह एकीकृत हो, समावेशी और विषयगत हो। थेमेटिक हो, हमने बात की थी, अच्छी चीज़ होती है, समावेशी भी और एकीकृत की। एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आपको पता ही है, ईवीएस हमारा इंटीग्रेटेड है, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हुई थी आपको, जो आपका एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह से रिलेटेड, सोशल साइंस और साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं, पूछा हुआ है। चित्र पढ़ाना, पिक्चर रीडिंग, सही बात है। फील्ड विजिट, बिल्कुल सही बात है। श्यामपट्ट का उपयोग, मतलब ये सारी की सारी हमारी हैं, समझ लो। एक्टिविटी का मतलब ये होता है एक्टिविटी जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होंगे, समझ में आया, जिसके अंदर बच्चे खुद से करेंगे कुछ चीज़ें। तो हो सकता है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, आपने बच्चे को लेके आया हो। हम ये मान के चलते हैं कि ब्लैक बोर्ड बेस टीचर के लिए होता है, लेकिन नहीं, ब्लैक बोर्ड को भी आप यूज कर सकते हो, बच्चे ही खुद यूज कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। एक एक बच्चा आके कुछ बना के दिखा रहा है, सोल्व कर रहा है। इसी तरह से बाकी दोनों तो है ही, तो इस वजह से चौथा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, कह रहे हैं कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके एकल बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, जैसे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, तो ये एक विस्तारित परिवार होता है। तो क्या उसने सही सिखाया, गलत सिखाया है? चीज़ तो उसने ठीक बताई है कि ये होता है, एकल परिवार होता है और विस्तारित परिवार होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या है? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। भाई ये तो कुछ जरूरी नहीं है असंवेदनशील है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, इस चीज़ के ऊपर आएंगे, बाकी आगे के देख लेते हैं अभी। कह रहे हैं परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये चीज़ गलत है कि इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। हमारी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि इसी तरह हमें सिखाना है, ठीक है। हम अलग अलग तरह से सिखा सकते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परिवार की भाषा गलत है, परिवार की भाषा भी गलत नहीं है। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये चीज़ भी हटा दी, ये चीज़ भी हटा दी, ये चीज़ भी हटा दी, तो हमारा सेकंड आंसर ही रह गया। अब देखो सेकंड आंसर क्यों है, कि क्यों इसको कह सकते हैं हम शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। समावेशी दृष्टिकोण जब हमारा होता है तो वहाँ हम किसी को हर बच्चे के जो बच्चा है, हर बच्चे को वैल्यू देते हैं, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है अब आपकी क्लास के अंदर 2 अलग अलग तरह के बच्चे हों, ठीक है, जो एक की फैमिली दूसरी तरह की हो, एक की फैमिली दूसरी तरह की हो, ठीक है। तो हमें हर उसको वैल्यू देनी है। मतलब कि देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के अंदर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पहली तो ये कि हमारी कक्षा के अंदर अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्कृति से बच्चे आए हैं, तो हर चीज़ का सम्मान करना हमें, ठीक है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, हमारी क्लास के अंदर ही अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो हमें अलग अलग विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके अंदर दोनों में से एक चीज़ भी नहीं हुई है, इस वजह से हमारा आंसर है दूसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? जब मतलब कि हम कहते हैं कि उसको डेली लाइफ से जोड़ो या इस तरह से करो, तो आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, कि हम कह रहे हैं कि जो वैश्विक ग्लोबल चीज़ों के बारे में बताए कि बताओ फलाने जगह ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, तो भैया तीसरी चौथी पांचवी को आप ये बताओगे क्या? नहीं, ठीक है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण नहीं भाई। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, देखो ये हमारे लिए जरूरी है। इसका तात्पर्य ये है कि हम केवल पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं रहते, हम बाकी सारी चीज़ों को भी लेके चलेंगे, समझ में आया? उसकी डेली लाइफ से जोड़ेंगे। अगर डेली लाइफ में कोई चीज़ें आ रही हैं तो उनको फोकस करेंगे। अब देखो एक चीज़ है कि पाठ्यचर्या से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारे लिए ये होता है जो पाठ्यचर्या होती है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है कि हमें बच्चों को ये पढ़ाना है। मान लो पौधा या जो हमारी 6 थीम है एनसीएफ ने जो दे रखी है, हमें उन थीम के बारे में बताना है बच्चों को। अब उसके अंदर हम कितना ही बता सकते हैं, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड कितना ही कर सकते हैं, लेकिन उसके अलग से हम उनको कोई एस्ट्रोनॉट वाली चीज़ें नहीं पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पाठ्यचर्या से तो हमें बाहर नहीं जाना है, लेकिन पुस्तकों से हम बाहर जा सकते हैं। तो यही है, चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विद्यालय में मिड डे मील के लिए समय के लिए कौन सा
सबसे प्रासंगिक है? ठीक है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ठीक है, मिड डे मील टाइम आपका क्या होना चाहिए, वो ये इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि ये शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल सही बात है, गुड अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए ईवीएस सीखने के लिए। ईवीएस के अंदर हमारा फूड था, आपने समझा ना, फूड हमारे लिए है। ठीक है, तो वो हमारी एक थीम है। तो हमारा अगर मिड डे मील उस टाइम पे हो रहा है या फिर मिड डे मील का जो भी चीज़ है, तो वो हम मिड डे मील को इसके अंदर ईवीएस के अंदर डाल सकते हैं। समझ में आया? मतलब मिड डे मील को लेके भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ईवीएस को, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, है ना, कि हमारा जो मिड डे मील होगा, मिड डे मील वाली चीज़ को हम कब पढ़ा सकते हैं, कौन सी चीज़ में पढ़ा सकते हैं? तो ईवीएस में हम पढ़ा सकते हैं, यही चीज़ थी हमारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अब मैंने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित है। समझ रहे हो, बच्चों को ये कहा, वो ईवीएस पढ़ा रहा होगा, उसने बच्चों को कह दिया कि एक काम करना, तुम अपने आसपास में जो लोग बीमार हैं और उनकी बीमारियां उसके बारे में जान के आओ। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? मतलब 3 चीजें सही होंगी, एक चीज गलत होगी। ठीक है, तो हमें वो देखनी है जो चीज गलत है। तो कह रहे हैं इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है, इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने का एक और के साथ काम करने में सक्षम बनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बच्चे अलग अलग डाटा इकट्ठा करके आएंगे, रियल लाइफ में करके आ रहे हैं तो वो चीज़ें सीखेंगे। इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेंगी जिनसे वे पीड़ित थे। समझ रहे, इससे समुदाय को, अब समुदाय को वो बताएंगे थोड़ी, समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, समुदाय से तो वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं बताओ भाई तुम्हारे क्या बीमारी है, तो वो तो एक्चुअली उनको पता है उन बीमारियों के बारे में जो लोग बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा उत्तर इसका गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी कि ईवीएस को हमें इंटीग्रेटेड करिकुलम एरिया की तरह पढ़ाना चाहिए, जैसे कि आजकल पढ़ाई जा रही है। तो ये वाली बात इनमें से किसने कही थी? ये 4 है हमारे, आपको पता होना चाहिए। 4 हमारे एनसीएफ आए थे। पहला एनसीएफ आया था 1975 में, फिर आया था 1988 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में। अभी जो हमारा है वो लागू है 2005 वाला। ठीक है, ये वाली बात कब उठाई गई थी? सबसे पहले उठाई गई थी 1975 में। 1975 में जब पहली बार एनसीएफ बना तो उसी में ये वाली बात कही थी कि हम छोटे बच्चों को जो ईवीएस है वो अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए। कह रहे हैं कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है, समूह में ग्रुप लर्निंग करवानी है। तो इससे क्या होगा? कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना, अलग तो हमें कभी करना ही नहीं है। फिर ये कह रहे हैं प्रतिबंधित करना, वर्कलोड कम करना, अलग करना, तो दूसरा ही हमारा आंसर होगा। सहयोग के मूल्य, हम कभी भी जो हमारी ग्रुप लर्निंग होती है वो कोऑपरेशन के लिए बनाते हैं, कोऑपरेट करें बच्चे, समझ में आया? सहयोग करें, ना कि अलग करने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, इससे आप क्या समझेंगे? ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को कम करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, अबोध का भार कम करने की जरूरत है? अब देखो ये समझने की जरूरत है, यहाँ ध्यान से समझना इस चीज को कि बर्डन हमें कभी भी कोई चीज कब लगती है, कब हम पे बोझ बनती है? जब हमें चीज समझ नहीं आती और हम रट्टे मारते रहते हैं और उस चीज के अंदर कोई भी बोझ हम जब करेंगे जब हमें वो काम करने में मजा नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो चीज हमें समझ नहीं आती उसी को हम ये मानते हैं कि वही चीज है जो अबोध है। अबोध का मतलब है कि हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसका भार कम करने की जरूरत है, यानी कि बच्चों को चीजें समझ में आएगी तो वो बोझ के बिना सीखेंगे बच्चे। समझ रहे हो? उनके दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा कि मेरे को तो सीखना ही है और जो उसको समझ नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? तो सेकंड हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? कि कौन सा महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, अरे भैया बाहर के ज्ञान से जोड़ रहे, शिक्षक के ज्ञान से थोड़ी। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, सही बात है। बच्चों की स्थानीय ज्ञान
को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना, सही बात है, बाहर के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंध करना, सही है, ए सी और डी, तो हमारा चौथा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए, 3 सही होंगी, एक चीज एक गलत होगी, याद करना हमारे लिए गलत है, सेकंड इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कह रहे हैं कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, सही बात है। चिल्ड्रन प्रोसेस, एसेस द चिल्ड्रन प्रोसेस स्किल, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, बिल्कुल सही है। बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, नहीं भैया, हमें कभी बच्चों के अंदर विभेद नहीं करना है। ए, बी और सी हमारा उत्तर है, तीसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? 3 सही होंगे, एक गलत होगा। एक गलत कौन सा होगा? तीसरा ही देख लो, कि एम्फेसाइज करता है डेफिनेशन को, डिस्क्रिप्शन को, ये चीज गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, कह रहे हैं कि बच्चे अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने में सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या होगी? जिसके अंदर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे ना, उसी के अंदर तो बच्चे जब सबसे ज्यादा जुड़ेंगे। पाठ्य पुस्तकों का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं एक्सप्लेन करते हैं, कक्षा निर्देशन नहीं, किस्से कहानियों से बच्चे सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथा आंसर था इसका। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, मतलब अलग अलग नहीं किया गया है। आपके हिसाब से क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, सही बात है, होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग नहीं किया है। यही आंसर है इसका, पहला आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सच है, कौन सी चीज सही है कक्षा 1 और 2 के लिए? तो पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था कि क्लास 1 और 2 के अंदर हमारी अलग से बुक नहीं होती, हम ईवीएस और इंग्लिश और हिंदी के साथ ही जो ईवीएस है उसको मैथ, इंग्लिश और हिंदी के साथ ही पढ़ाते हैं, तो हमारा पहला आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान अध्ययन में 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? मतलब कौन सी थीम है? देखो थीम देख लो, ये है, ठीक है, ये थीम है, परिवार, भोजन, आवास, जल, यात्रा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब वापिस जाके देखते हैं कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा हमारा नहीं है? काम और खेल हमारी थीम नहीं थी, वर्क एंड प्ले। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, वो हमारी सब थीम थी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। थीम्स क्यों लाई गई हैं, ठीक है, ना कि हमारे टॉपिक क्यों नहीं है, ठीक है। सिलेबस वगैरह के जो टॉपिक होते हैं, टॉपिक वगैरह क्यों नहीं है, थीम क्यों है हमारी, ठीक है, कि उस थीम से रिलेटेड हम चीजें पढ़ाएंगे बच्चों को। तो कह रहे हैं बच्चों में परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए नहीं भैया, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए, ये हमारा आंसर है, समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कि अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ सके, इसका ऐसा क्यों है? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, सही बात है, केवल यही स्रोत नहीं है, बाकी चीजें भी हैं, सही है, ठीक है। ये चीज यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये चीज भी सही है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। देखिए, जब हम ये कह रहे थे कि भाई जब हमें मान लो ईवीएस के अंदर खाली किताब से नहीं पढ़ाना है टीचर को, अगर मान लो उसको मटका बनाने के बारे में करवाना है, तो वो आसपास से कुम्हार बुला सकता है। तो कुम्हार अगर बुलाएगा, हो सकता है किसी के बच्चा ही कुम्हार हो, है ना, जो मटके वगैरह बनाता है, तो उसका पिताजी आएगा, उपस्थित होगा स्कूल के अंदर, ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब बच्चों की पढ़ाई के अंदर, तो ये बात सही है। फिर कह रहे हैं कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, बिल्कुल सही है। यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये गलत है।
तो ए बी सी आंसर है पहला, इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करता है। समझ में आ गया। शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनके प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों को समूह क्यों बनाता है आपके हिसाब से? मतलब वो समूह के अंदर बच्चों को सिखा रहा है, तो उसका रीजन क्या होता है? कह रहे हैं यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप से हमारी पीयर लर्निंग होती है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है कि इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन बच्चों का जब डिस्कशन वगैरह करेंगे तब ज़्यादा होता है। समझ में आ गया? तो ये नहीं है। तो कह रहे हैं समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात थी जो हमारी, वो इस पे बिल्कुल सही बैठती है। कहने की कक्षा में अनुशासन, अनुशासन आ गया तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और सी। तो हमारा क्या है? सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? 3 उद्देश्य होंगे, एक नहीं होगा, यानी 3 चीजें सही होंगी, एक गलत होगी। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना सही बात है। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारे लिए नेगेटिव है, तो तीसरा हमारा उत्तर है। यही हमारे लिए गलत चीज थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है ये, पहले भी आया हुआ है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। कह रहे हैं ईवीएस के अंदर क्या क्या आता है? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। ठीक है, शिक्षिका होना चाहिए था, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने के लिए मदद मिल सकता है। क्या होगा? देखो होगा क्या कि जब ये एक्टिविटी टीचर ने दी तो टीचर क्या करेगी? टीचर उनको वेट करने के लिए कहेगी। वेट करेंगे, फिर वो आपस में बातें करेंगे, बताएंगे कब आई, कैसे आई, या ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। आ गया समझ में? ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके साथ उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती है हमारी। ये आपका अगर नहीं पता, 5वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है सुपर सेंसेस, उसी से है ये वाला। ठीक है, उसी के अंदर ये क्रियाकलाप है। ठीक है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। क्रियाकलाप का अवलोकन करने का प्रेरित कर रही है, ये ठीक है। तो केवल क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करनी है? नहीं, इससे बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का प्रेरित कर रही है, ये भी चीज सही है कि उन्हें अनुभव साझा करने के लिए भी कह रही है। ठीक है, लेकिन अवलोकन करने के लिए भी तो कह रही है। तो तीसरा अगर आप देखेंगे तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? कौन सी चीज गलत है इसका मतलब? ठीक है, बच्चों के उत्तरों को सही और गलत आंकना, बिल्कुल सही है। बच्चों के उत्तर गलत और सही नहीं होते भाई, अलग होते हैं वो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कौन सा हमारा सिद्धांत है पर्यावरण? ठीक है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये उल्टे लिखे हुए हैं, ऊपर वाले तीनों उल्टे हैं, ये तीसरा चौथा हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? कौन सी चीज इन्होंने सही कर रखी है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं, तीसरी से 5वीं में पढ़ाया जाता है, पहली और दूसरी के अंदर तो वो केवल हिंदी, इंग्लिश और मैथ के साथ पढ़ाया जाता है। तो अगला ऑप्शन आ गया, 1 से 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही है हमारा दूसरा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, क्या समझ रहे हो आप इस तरह से? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है? नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है? नहीं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये बात भी कही गई है हमारे एमसीएफ में। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यही बिल्कुल सही है, तीसरा हमारा सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? सही है, 3 चीज होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी है? विशेषतः पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाली कार्यक्रमों का संकलन करना, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, सही बात है। ठीक है, कह रहे हैं कि टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशू। समझेंगे इस चीज को। प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक। देखो, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, जो भी चीज थी, तो ये सटीक वाली चीज एक गलत चीज होती है। गलत सही तो हमें कभी करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण है? सॉरी, सबसे नहीं है, केवल महत्वपूर्ण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सक्रिय भागीदारी देना, बच्चों के समुदाय के सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये गलत है। आगे समझ में, अगर यहाँ आ जाता केवल पाठ्यपुस्तक तो ये भी गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट है। मैं यही कहता हूँ, पुस्तकें कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन पुस्तकों के बाहर भी जीवन है। आया समझ में? अगर आपको ये लगता है कि पुस्तकें बिल्कुल ही गलत हैं तो वो गलत नहीं है, फिर तो होनी नहीं चाहिए स्कूल में। लेकिन हमें केवल उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो ए बी सी इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब पहला हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की गतिविधि में वांछनीय गतिविधि होगी? सॉरी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि होगी। इनमें से आपको क्या लगता है? तो देखिए, कह रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, सही बात है। ये चीज पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना तो हमारे लिए गलत है। आगे समझ में, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ये भी गलत है। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट हमें कभी नहीं करवाना। केवल पाठ्यपुस्तक हमने बात कर ली थी, केवल पाठ्यपुस्तक भी हमारे लिए गलत होती हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक इंपॉर्टेंट है लेकिन केवल पाठ्यपुस्तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ सब थीम हमारी कौन सी है? ठीक है, ये भी थीम है, ये भी थीम है और ये भी थीम है। ये हमारी सब थीम है। जानवर हमारी सब थीम है, मैंने अभी आपको दिखाया था। देखो यहाँ, एक सेकेंड, ये थीम है हमारी। एक ये आई हुई थी और एक फूड थी। हाँ, तो हमारी जानवर सब थीम है। आगे समझ में, ये 6 थीम है हमारी, हरे वाली, और ये 4 हमारी सब थीम है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ सकता है? वृत्तांत और कहानियाँ, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी बताया था। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी भैया, एक्सप्लेनेशन गलत चीज़ होती है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन और एक्टिविटी में फ़र्क क्या होता है? एक्टिविटी बच्चे करते हैं, डेमोस्ट्रेशन टीचर करता है। तो हमें तो चाइल्ड सेंटर्ड रहना है, तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी नहीं, ए और बी हमारा होगा। तो इसका मतलब सेकंड हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो, इसके अंदर क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन का सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? सबसे प्रभावशाली कर रखा है। तो परिवार के सदस्य बिल्कुल सही है, समुदाय के सदस्य सही है, समाचार पत्र सही है, कक्षा। अब अगर इन चारों में से मैं देखूंगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में आप ऑप्शन देखते हैं डी, सी और डी, ए बी सी और ए बी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी चारों ऑप्शन तो कहीं पे है ही नहीं। आगे समझ में, अब ध्यान से समझेंगे। अब इसके अंदर मैं अगर सबसे कम प्रभावशाली के ऊपर बात करता हूं तो वो कौन सा है? वो मेरा कक्षा है। कक्षा मेरा, हमको ये बताया जाता है जब हम ट्रेनिंग वगैरह के अंदर भी जाते हैं, जब केवीएस में हूं क्योंकि मैं टीचर, तो वहां पे भी हमारी जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तो ये कहते हैं कि क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाता ईवीएस में आप बच्चों को बाहर लेके जाओ तो कक्षा तो होगा ही नहीं। आगे समझ में, तो तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो, कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है। कि
बच्चों को कह रहे हैं कि भैया आप आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को करवा रहे हैं और इस हिसाब से उनको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने की, अनुशासन वाली बात आ गई, ये कभी हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं कक्षा में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सॉरी समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, ये भी सही है भाई। अभी एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान आया जिसमें मैंने आपको आंसर बताया था पिछला, बताऊंगा उस पर भी चलेंगे। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के समय पर, पूरा समय वाली बात आ गई, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। बी और सी हमारा आंसर है, ठीक है। तो तीसरा हमारा आंसर आएगा। आया समझ में? अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ग्रुप लर्निंग था। मैंने ये वाली बात बताई थी कि ग्रुप हमारी जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन से ही हमारा सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव होता है, और इस चीज़ को हमने उसके अंदर काट दिया था। तो एक बार मैं वापस वहीं पे लेके चलता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आया था भाई थोड़ी देर पहले, कह रहे थे पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये आंसर बता दिया था आपका कि ये वाली चीज़ें हमारी नहीं होगी, तो इसके हिसाब से तो ए और बी होना चाहिए फिर हमारा, ठीक है। एक सेकंड, ए बी और सी होना चाहिए हमारा, है ना। हाँ, ए बी सी होना चाहिए, यही था क्या आंसर हमारा? शायद ऐसा ही कुछ आंसर था, यही वाला क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो इसका अंदर तीसरा होना चाहिए हमारा, सॉरी सेकंड होना चाहिए, या पता नहीं ये नहीं था, कोई सा और था। जब आएगा मैं बता दूंगा, ध्यान मुझे। ये वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने आंसर दिया था ए और सी, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो अब जब मैंने ये देख पा रहा हूँ तो मेरा ए और बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य होगा उनका बच्चों का? बच्चों के संरचनात्मकता का विकास करना, सही बात है। बच्चों के अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सही बात है। बच्चों की सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, सही बात है। तो यही आंसर है हमारा जिसके अंदर तीनों है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथा हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, अर्धवार्षिक और अंत में नहीं भैया, साप्ताहिक और नहीं। शिक्षार्थी एवं अभिभावक के साथ बांटे जाने वाले शिक्षक के सतत और असंचरित अवलोकन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के साथ में जो हमारा अवलोकन क्या होता है, जब मैंने बताया था अवलोकन वो अच्छा है जो कोई एक टाइम पीरियड में ना हो, मतलब टाइम के अंदर ना हो, एंड में ना हो, बीच में ना हो, ये वाली चीज़ नहीं है। वो ड्यूरिंग पढ़ाते टाइम पे जो हम वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं, तो यही है हमारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा आंसर था इसका हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीखना संवर्धित हो सकता है यदि कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक उसे सुगम बनाता है, फैसिलिटेट करता है। टीचर का रोल ही सुगम करता है, फैसिलिटेटर है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। तो यही हमारा आंसर होगा पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं चाक्षुक बाधित वाले कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता, तो ऐसे बच्चों को आप क्या करोगे? उच्च स्तर के कार्य करने से उन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको करवाना चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके लिए हमने बात करी ना इंक्लूसिव एजुकेशन में कि उनके लिए हमें कुछ अलग से प्रबंध करवाने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं दैनिक कार्यों को करने में अभिभावक और शिक्षक द्वारा उसकी सहायता की जानी चाहिए? नहीं भाई, कक्ष में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और उन्हें श्रव्य सीडी के माध्यम से सशक्त सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यही चीज़ है हमारा। आया समझ में? उनको इक्वली ट्रीट करेंगे बच्चों के साथ में, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे उनको जो उनके लिए ज़रूरी है। आया समझ में? तो यही है हमारा, तीसरा हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान है। भारत में जीवों की विविधता के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को स्कूल के द्वारा चिड़ियाघर लिया जाता है। तो वो क्या कर रहा है? वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है। ये कल भी यही क्वेश्चन आया था हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा माना जा सकता है? कि मोटिवेटेड ईवीएस क्लासरूम कौन सी होती है? कोई भी मोटिवेटेड क्लासरूम वो होगी जिसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, तो वही
कारण होगा कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही होगा कि वो मोटिवेटेड हैं। आगे समझ में? तो ये सारी चीजें रहती हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति गलत चीज है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी गलत है। कक्षा में किए जाने वाले प्रश्नोत्तर परीक्षण और ब्रेनस्टॉर्मिंग, यही आंसर है, तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहने कृतिका जो घर में अधिक बात नहीं करती वह विद्यालय में बहुत बोलती है। वह कक्ष में चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है, यह प्रदर्शित करता है। इसका मतलब वो क्लास के अंदर मजा कर रही है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसकी वैल्यू हो रही है। हो सकता है स्कूल के अंदर उसकी बात ज्यादा सुनी जा रही हो, घर पे उसकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं हो। आया समझ में? तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां उसके विचारों को सम्मान मिलता है, यही हमारा आंसर है। इसी कारण से तो हम ये वाली बात कहते हैं कि बच्चों को एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अगर हम उनका सम्मान करेंगे। आगे समझ में? यही तो कारण है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि शिक्षार्थी रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे। ये बात तो मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर में कि हमको तो ये कहा गया है कि ईवीएस तो क्लास में पढ़ाने का विषय है ही नहीं, इसको तो बाहर ही पढ़ाया करो। ठीक है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये तो नहीं हो सकता। उनकी सीट बदल देंगे, नहीं हो सकता। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। मेरे हिसाब से अब समझो कि अगर बच्चे क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो या तो आपका आंसर चौथा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है, पर मैं ज़्यादातर यही करूँगा, टेक चिल्ड्रन टू प्लेग्राउंड। हमारा हो सकता है कि हम बच्चों को वहाँ पे, पर प्लेग्राउंड है, ग्राउंड हो सकता है, क्लास से बाहर होता तो क्लास से बाहर वाले में तो मैं ये वाली बात कहता कि क्लास से बाहर ले जाएंगे, बगीचे में ले जाएंगे, कहीं पे भी ले जाएंगे, वहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन प्ले ग्राउंड में तो बच्चे खेलेंगे ही ना, तो वहाँ तो नहीं। तो मेरा यही है, चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कक्षा में लगभग 5 शिक्षार्थी व्याकरण दिन की कक्षा में अच्छा कार्य नहीं करते। शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति का अनुगमन करना चाहिए ताकि वह विषय को समझे और उसमें रुचि लेने में उनकी सहायता कर सके? ठीक है, कह रहे कि उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाना नहीं। लगातार आप उनको सुपरवाइज करोगे या पहली पंक्ति में बैठाओगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा करने लग जाएगा। नहीं, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त काम देना नहीं। संकल्पनाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए उन्हें स्वयं छोटी छोटी गतिविधियों अथवा प्रयोगों एवं हाथ से की जाने वाली गतिविधियां करने देना। यही चौथा हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ प्रतिभाशाली बच्चा कौन नहीं हो सकता? जो सृजनात्मक होता है, अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासी होता है, सही बात है। बहुत सी सामग्री जल्दी से याद कर लेता है, जल्दी से याद कर लेता है, वो गिफ्टेड बच्चा नहीं है हमारा। आगे समझ में? वो तो रट्टू तो होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही चीज आ गई है, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं इनमें से ये एक बात बताओ कि कौन सी थीम नहीं है? पानी, वायु, भोजन, आवास, इनमें से कौन सी नहीं है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी भैया, जल भी है, पानी भी है, आवास भी है और भोजन भी है। वायु हमारा नहीं है, इसका आंसर इसका वायु होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सेकंड है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सबसे कम महत्वपूर्ण है? 3 चीजें सही होंगी, एक चीज गलत होगी या कम होगी। आगे समझ में? तो कह रहे हैं पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना। ये वाली बात थी ईवीएस के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, सही बात है ये। सामाजिक संस्कृति, परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, सही बात है। स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर प्रदान करना, ये गलत है। हम उनको याद करने के लिए अवसर दे रहे हैं तो ये तो गलत होगा। तो हमारा यही है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, तीसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं है? मतलब 3 चीजें सही होंगी, एक चीज गलत होगी। विश्लेषण हमारा होता है, सहयोग हमारा होता है, नए के लिए सरोकार होता है, रिटेंशन होता है, हम किसी चीज को कितनी देर तक याद रखते हैं, तो ये चीज हमारी गलत है। चौथा हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण का पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। कह रहे हैं वो डिस्कशन उसने किया है, सेव द वाटर। ठीक है, इस समूह चर्चा में आयोजित करने का उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करे। आपको क्या लगता है कि वो बच्चों को अवसर प्रदान कर रहा है?
तो ठीक है, हो सकती है ये चीज़। बहु परिप्रेक्ष्य का विकास करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बच्चों के अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं, सही बात है। प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंध करना, गलत चीज़ है। शिक्षार्थियों को जांचना, ये भी गलत है। ना तो क्लासरूम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम, ये मैंने हमेशा से आपको बताया था, ये चीज़ें गलत होती हैं। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट या फिर हमारा डिसिप्लिन, ये चीज़ गलत होती है। और जज स्टूडेंट, कभी हमें बच्चों को जज भी नहीं करना है। तो ए और बी हमारा सही है, तो चौथा हमारा उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार है। तो मैंने बताया है उसके अंदर क्या होता है, पहली और दूसरी के अंदर हम लैंग्वेज के साथ होलिस्टिक मैनर में पढ़ाते हैं, फिर हम उनको देखो जो चौथे वाले में क्या रखा है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में है, लेकिन तीसरी से 5वीं में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। समझो इस चीज़ को, क्या कह रहा है। इनफैक्ट भाई ये चौथे वाले में तो गलत बोल दिया इन्होंने। कह रहे हैं तीसरी से 5वीं तक हम क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता। इनफैक्ट हमारा यही होना चाहिए फिर तो हमारा, मैं ऑप्शन नंबर 3 पे ही जाऊंगा कि हम उसको है ना एक ही तरह से पढ़ाते हैं, समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाता है। हम कोई भी अलग से साइंस और सोशल साइंस, इसके अंदर भी कह रहा है सोशल साइंस और साइंस के हिसाब से पढ़ाते हैं, हम अलग अलग पढ़ाते हैं सोशल साइंस और साइंस को नहीं। इसके अंदर भी कह रहा है, इसके अंदर भी कह रहा है, तीसरा ही हमारा ऑप्शन होगा जो होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों? ये बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है, आसान, और ये गलत चीज़ होती है। लिंग संस्कृति पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, ये भी चीज़ गलत है। तो हम तो ए और बी को ही लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। चलिए देखिए, कह रहे हैं मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंक वाले प्रश्न पूछती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? अभी सारी चिंतन नहीं भैया, हमारा तो अब सारी चिंतन होता है, ठीक है। सुनने संबंधी क्वेश्चन नहीं, सृजनात्मक तक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है। क्रिएटिव थिंकिंग ही हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। तो वही हमारा अब सारी चिंतन होता है, क्योंकि उसी से हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है। तो तीसरा इसका आंसर था हमारा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने मार्क्स कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।